बाबा ने योद्धा तैयार कर लिए हैं। बीजेपी के लिए वो कोई भी जाति क्यों ना हो, अगर नेता सक्रिय है तो उसको उसके अनुसार पद मिलेगा। योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, अब संतुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। समाजवादी पार्टी के पीडीए में सेंध लगाने की बाबा ने तैयारी कर ली। 24 में पीडीए चल गया, 27 में भी चल जाएगा और योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं, नहीं चलने देंगे। सत्ता में आने के बाद में केवल परिवार डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने सोचा, तो 27 का सपना तो अब छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश, तो ये कैसे हो गया भाई? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बीजेपी ही हरा सकती है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। क्या 2027 के लिए बाबा ने योद्धा तैयार कर लिए हैं? क्या अब योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है? क्या जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है? ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीति की गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि खबर है कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नवरात्रों के शुभारंभ में करने वाले हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल और उठने लगे हैं। सवाल ये कि आखिर किन जातियों को साधने की कोशिश की जाएगी इसके जरिए। सवाल ये कि कैसे समाजवादी पार्टी के पीडीए में सेंध लगाने की बाबा ने तैयारी कर ली, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। तो राहुल जी, देखिए नाम तो बहुत सारे चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन दो नाम सबसे ज्यादा जो इस वक्त चर्चा में है और उन्होंने सुर्खियां बटोर रखी है, वो है पूजा पाल और मनोज पांडे। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या बाबा ने पीडीए में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या बाबा अब कोई विकल्प आगे जाके समाजवादी पार्टी के लिए नहीं छोड़ने वाले? देखिए निकिता, इसको ऐसे समझेंगे, पिछले कुछ दिनों से आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने, भले ही वो विधानसभा हो या फिर विधानसभा के बाहर, अपने भाषण के दौरान जो पीडीए की परिभाषा उन्होंने दी है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए ये लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, जातीय संघर्ष करवा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं। जब जनता ने इनको मौका दिया, ये सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद में केवल परिवार डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने सोचा, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की जो फुल फॉर्म है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताई है। उनका यह कहना है, देखिए पिछड़े की बात करते हैं, पीडीए पाठशाला की बात करते हैं, पाठशाला चलाते हैं, उसमें क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाते हैं, डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाते हैं, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाते हैं। ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? छोटे छोटे से बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, आप उनके साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये शब्द योगी आदित्यनाथ के हैं। यानी सीधी सी बात है, 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए ये एकदम स्पष्ट है कि पीडीए ने एनडीए को मात दी। भाई बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी 240 सीटों पर बैठी है। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन हुआ होता, ये पीडीए ना चला होता, तो शायद बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही होती, उसे घटक दलों की जरूरत ना होती। तो पीडीए ने नुकसान तो पहुंचाया। अब इस पीडीए की काट योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ढूंढी है। आपको याद होंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, 10 में से 8 सीटें बीजेपी जीत गई। ऐसी सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास में थी, ऐसी सीटें जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी या फिर विपक्ष जीतता आ रहा था, कुंदरकी को आप लीजिए, लेकिन 2 सीटें बच गईं, एक सीसामऊ, एक करहल। अगर मैं सही हूं तो शायद ये 2 ही सीटें हैं जो जहां बीजेपी हारी है। और इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी और बाहर भी कि देखिए चिंता मत कीजिए, ये केवल 12, 13, 14 हजार से जीते हैं आप लोग, हम इसको भी कवर कर लेंगे 2027 में, और 27 का सपना तो आप छोड़ दीजिए। आप भले ही कह रहे हो कि हम पीडीए के दम पर जीत जाएंगे। भाई आप क्या कर रहे हैं पीडीए के दम? आप कह रहे हैं कि देखिए हम महिला का सम्मान करते हैं, हम पीडीए का सम्मान कर रहे हैं। आपको याद होगा इटावा के दादरपुर गांव में जो वो तथाकथित कथावाचक थे, उनके साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में बाकायदा उनको पार्टी कार्यालय बुला करके उनसे वहां पर कथा कहलवाई गई, उनको पुरस्कार दिया गया, और सीधे साफ तौर पर यह कहा कि देखिए ये केवल एक समुदाय को परेशान करने के लिए, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए ये हरकत की गई है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। बाद में क्या पता चला? बाद में यह पता चला कि वो ढोंगी थे, वो फर्जी थे। भाई आप अपना नाम क्यों छुपाएंगे? आधार कार्ड आपने 2 बनाए हुए हैं, एक में आपका नाम कुछ और है, एक में आपका नाम कुछ और है। तो ये पता चलता है कि उनका निशाना क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और जनता को क्या बताना चाहते हैं।
एक तरफ योगी आदित्यनाथ, वो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, उन्होंने वो नारा पकड़ लिया है। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर ये कहते हैं कि देखिए सभी समाज का समर्थन हमारे पास है, और कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट ने तो ये बता दिया है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, अब संतुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे थे पिछले 30-32 सालों से, आप वहां की जनता को मूर्ख बना रहे थे, और इस बार जनता जनार्दन समझ गई है, वो इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। और इसलिए वो शाही जामा मस्जिद जब उसका सर्वे हो रहा था, संभल जाकर के यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये सोची समझी सुनियोजित एक साजिश थी। आपको पता चल गया, भाई वहां के जो विधायक थे वो सांसद बने, कुंदरकी के ही तो विधायक थे, जियाउर रहमान बर्क, वो संभल के सांसद बन गए, और जब दोबारा वहां चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई। तो इसका मतलब है कि भाई साहब आपके वोट बैंक में सेंधमारी तो हो गई। अब भले ही अखिलेश यादव कुछ भी कहते रहे कि पुलिस वालों ने जाकर के वहां वोट डाल दी, अरे कितना डालेंगे भाई वोट? नहीं ठीक है, जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां पुलिस वालों ने जाकर वोट डाल दी, लेकिन जहां अखिलेश यादव की पार्टी जीती तब वहां पे क्या बोला जाएगा फिर उसके? अब देखिए लोकसभा चुनाव में 37 सांसद जीते हैं उनके जी, वो, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके चाचा सभी चुनाव जीत करके संसद में बैठे हैं जी। वहां के लिए आप क्या कहेंगे? वही मैं भाई नहीं चुनाव अच्छा लड़ा बीजेपी ने, बीजेपी चुनाव हार गई जी। उसके बाद में उपचुनाव हुआ तो मेहनत की गई। नहीं, अगर बीजेपी को ये सब करना ही होता, कभी भी विपक्ष हारता है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी ईवीएम को हैक करने जैसी कोई चीज करती तो क्या वो उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा नुकसान झेलती? नहीं, ये तो देखिए साधारण सी बात है, ये तो जनमानस है भाई, वो समझ पा रहे हैं कि ये जो बोलते हैं उसके पीछे के तर्क क्या हैं। ये केवल वही है जो अपना वोट बैंक जो इनका बचा हुआ है, जो पार्टी को पसंद करते हैं लोग, या फिर जो अपने काडर के हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको खुश करने के लिए, ताकि भाई साहब उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारे नेताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नेताजी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उसकी साफ वजह ये है। अब देखिए, अगर योगी के मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे हैं, 2027 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और उससे पहले आपने देखा होगा कि बड़े नेता, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, योगी आदित्यनाथ तो कई बार दिल्ली आकर के मुलाकात कर चुके हैं देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ भी। यहाँ दो कारण हैं, एक तो जो प्रदेश अध्यक्ष है भाई उसका चुनाव होना है, और दूसरी बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ की सरकार, भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब देखिए उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि एक माहौल तो ये बना हुआ है ना कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच में ठीक सब कुछ नहीं है, तो ये वो जो सब कुछ ठीक नहीं है ये उसकी काट है, क्योंकि वही नेता योगी आदित्यनाथ से भी मिल रहे हैं, वही नेता वो जो पार्टी आला कमान के नेता, मतलब जो बड़े नेता हैं पार्टी आला कमान में, उनसे भी जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अमित शाह जी लखनऊ जाते हैं, कहते हैं सबसे सफलतम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इसमें किंतु परंतु क्या रह गया? देखिए विपक्ष तो हर वक्त ये सवाल उठाता रहा है, और एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता रहा है कि भाई बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रहा है, लेकिन समय समय पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी संदेश दिया जाता रहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप हर घर तिरंगा यात्रा देख लें, उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हिंदू गौरव दिवस जो कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी, वहां भी सब साथ में थे। तो देखिए होता है, नेता किसी भी पार्टी को आप लीजिए, देखिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई नई बात, या फिर देखिए बहुत सारे जो नेता होते हैं उनकी इच्छा कुछ अलग होती है। भाई हर किसी को तो सीएम बनना होता है, हर किसी को पार्टी में बड़ा पद चाहिए, तो हर किसी को थोड़ी मिल जाएगा, किसी एक को तो मिलेगा। अब कितने विधायक हैं बीजेपी के, उनमें से कोई एक ही तो सीएम बनेगा, इतने सांसद बनकर के आते हैं, कोई एक ही तो पीएम बनेगा। अब जिम्मेदारी तय की जाती है, सभी को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, मायने ये रखता है कि बड़ा नेता कौन है, भाई आपको किसके चेहरे पर वोट मिल रही है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, देखिए सबसे लोकप्रिय नेता हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव था तो लोगों के मन में एक बात थी, जो सांसद थे, स्थानीय सांसद, जब उनके ऊपर बात आई, भाई बहुत सारे लोग, क्योंकि हम देखिए जमीन पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि मोदी तो प्रधानमंत्री बन जाएगा लेकिन ये सांसद नहीं होना चाहिए। अब ऐसा होते 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 आप देखिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो वो आंकड़ा बड़ा हो गया, वो समझ नहीं पाए कि भाई साहब एंटी इनकम्बेंसी है सांसदों के खिलाफ में। अब वो एंटी इनकम्बेंसी जो विधायकों के खिलाफ है, 2027 के चुनाव से पहले यह तय करना होगा कि ऐसे विधायक
जो काम करने में फेल रहे, जो अपने क्षेत्रों से गायब रहे, भाई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है कि जिसने काम नहीं किया, भाई टिकट उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो सीधी सी बात है, हर कोई पार्टी इस काम को करती है और खासकर बीजेपी तो माहिर है। लोग कुछ भी कहते रहे कि देखिए ये पिछड़ों का अपमान करते हैं, ये दलितों का अपमान करते हैं, ये जो अल्पसंख्यक हैं उनका अपमान करते हैं। अरे देखिए ना भाई, जो संवैधानिक पद है कौन कहां बैठा हुआ है, देश की राष्ट्रपति वो किस समुदाय से आती है, देश का प्रधानमंत्री किस समुदाय से। तो ये तो एक नजीर है, ये समझना तो विपक्ष वाले चाहते नहीं है। अच्छा, वो खामखा का बवंडर पैदा करते हैं, ये उलझाते हैं लोगों को, और इसकी काट योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही करनी शुरू कर दी थी। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो शांत थे, मतलब शांत थे, चाहे तो केंद्र का इशारा हो कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमें ऐसे करना है या हमें ऐसे रहना है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में आप योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मतलब उन्होंने जनता को संबोधित किया है, और ये हर भाषण में ये उनके 3 शब्द, ये मैं फिर बार बार देके दोहराता हूं इस बात को, वो जो 3, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोग, ये वही लोग हैं जो आज भी इसी काम को कर रहे हैं, जातीय संघर्ष करवा करके। और जब जनता ने इन्हें मौका दिया तो इन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं, घुटने टेक देते थे। आज हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम काम करके दिखा रहे हैं, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि वो तो खुद सपा के जो बागी विधायक है वो कबूल कर रहे हैं। आप पूजा पाल की हम बात कर लेते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे हैं, तो पूजा पाल को अगर बीजेपी की तरफ से मौका दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सेंधमारी होगी पीडीए में, क्योंकि पूजा पाल जैसे कि मैंने अभी बताया कि पासी समुदाय से वो आती हैं, 3 से 4% पासी समुदाय हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में एक बहुत बड़ी सेंधमारी होगी। और पूजा पाल ने भी अब लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है पार्टी से, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, क्योंकि उनके पति को इंसाफ दिलाया योगी सरकार ने, उनके मुताबिक उनका कहना है। तो अब वो आवाज उठा रही है कि भाई जब से मैंने समाजवादी पार्टी में काम करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि वहां पे पिछड़े दलित का कोई भी दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें मुस्लिम नागरिकता ही उनकी प्राथमिकता है। देखिए जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, और ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी बाकायदा, देखिए स्क्रीन पर दर्शकों आप देख सकते हैं, ये मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्ज के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो मुस्लिम ही है, वो चाहे जितने बड़े अपराधी हो, उनको सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। पूजा पाल का ये कहना है, जो खुद समाजवादी पार्टी में लंबे समय से विधायक रही हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाह रही है कि ये कि अतीक अहमद जैसे माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने जो पाला, अब उनका मतलब वक्त आ गया है? देखिए, कोई भी पार्टी हो और कोई भी नेता हो, हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। पार्टियों के साथ में जुड़ते हैं लोग, वो भले ही देखिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जुड़ते हैं। अब क्या है कि पार्टी से आप जुड़ तो गए, लेकिन क्या जो आपकी विचारधारा है पार्टी उसके अनुसार काम कर रही है, ये एक बड़ा कारण है। और दूसरा बड़ा कारण ये है, भाई वो मुख्यमंत्री, वो सरकार जिसने एक पीड़िता को न्याय दिलाया हो, भाई वो क्यों ना उसकी तारीफ करेगी। उन्होंने अगर तारीफ कर दी तो फिर वो मुखिया जी को इतनी खराब लग गई कि उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी बाकायदा कि देखिए पिछले कुछ दिनों से संज्ञान में आ रहा है कि आपकी जो आप बातें कर रही हैं वो पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, तो आपको निष्कासित किया जाता है। जाहिर सी बात है कि एक महिला जो लंबे समय से संघर्ष कर रही है अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, लगभग 20 साल का उनका सियासी सफर रहा है राहुल जी, तब से लेकर अब उनको जाके अगर इंसाफ मिला तो क्यों ना आवाज उठाए? नहीं, वो तो आवाज उठाएंगी, लेकिन दिक्कत इस बात से है निकिता कि उनका जो आवाज उठाना है वो पार्टी मुखिया को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो पार्टी के और बड़े नेता हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई उनकी राजनीति ही वहीं पर टिकी हुई है। अब आप देखिए ना, एक मौलाना वो अखिलेश यादव जी की पत्नी को वो क्या कुछ नहीं कहता है, इतना बवंडर मचता है। सपा के नेता जाकर के एक न्यूज स्टूडियो में जाकर के उसके साथ मारपीट कर देते हैं, खुलेआम वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ऐसे मौलानाओं के साथ में यही होगा,
अगर आइंदा उन्होंने ऐसा कुछ किया, उनका इलाज ऐसे ही होगा। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी? वो कह रहे हैं कि देखिए हम ऐसी मारपीट के साथ में नहीं है। तो एक शब्द भी वो बोले, इससे तो पता चलता है ना कि भाई उनकी राजनीति कहां स्टैंड करती है। और अभी देखिए जो पहलगाम नरसंहार हुआ, कानपुर का जो मृतक था, उसके घर में योगी आदित्यनाथ गए, राहुल गांधी वहां गए, अखिलेश यादव नहीं गए। अखिलेश यादव से पूछा कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए, तो वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी अपने आदमी वहां पर भेज देती है, हमारी वहां बेइज्जती होती है। अरे ये एक शब्द है एक पार्टी मुखिया के कि अब बीजेपी के लोग वहां चले गए इसलिए अखिलेश यादव जी वहां पर नहीं जा रहे हैं। अब लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। लोगों ने कहा कि जो ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, भाई उनके पास में जाने के लिए, उनके घर में जाने के लिए समय है आपके पास में। माफियाओं के घर में आप जाएंगे, लेकिन जो धर्म पूछकर जिसको मारा गया उसके घर में आप नहीं जाएंगे। जहां तक मुझे याद है राहुल जी की अतीक अहमद जैसे नेताओं के जनाजे तक में अखिलेश यादव शुमार रहे। हाँ, तो ये लोग सवाल तो यही तो पूछते हैं। अब देखिए उनका क्या काम है, वो कुछ भी कह देते हैं। कुछ भी कहने के बाद में अब जो इस प्रदेश की जनता है उसने सब कुछ देखा है। अब कहते हैं कि तुलना मत कीजिए, वर्तमान में रहिए। अरे क्यों ना तुलना करें भैया, जब आप शासन में थे, आपका प्रशासन था, तो क्या होता था? माफियाओं का तांडव होता था। यही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब जनता ने आपको मौका दिया तो आप एक तो कोई उदाहरण पेश करते जिसके दम पर कह सकें कि देखिए हमने ये किया था। भाई किसी की भी सरकार हो, जो परियोजनाएं होती हैं वो होती हैं, शिलान्यास उनका होता है, कल को लोकार्पण कोई और करता है। आप सत्ता में नहीं है, वो चीज बन करके तैयार हो गई, तो क्या दूसरा सीएम जाकर के उसका उद्घाटन नहीं करेगा, उसका लोकार्पण नहीं करेगा? वो ये गिनवाते हैं कि देखिए हमने ये किया था, उन्होंने जाकर के उद्घाटन कर दिया। अरे आप सत्ता में नहीं है, लोगों ने आपको सत्ता में नहीं बैठने दिया, इसलिए जिसके पास सत्ता है वो तो लोकार्पण कर रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे देश की, और ये बार बार कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ये ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। बाकायदा विधानसभा में वो अखबार की कटिंग लेकर के आए थे योगी आदित्यनाथ, ये बताया था, ये आपके नेता ने कहा। आप तो चाहते ही नहीं है कि भारत कभी विकसित बने। भारत विकसित बनेगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। तो ये कैसे हो गया भाई? यहां इन्वेस्टर आने शुरू हुए, यहां व्यापार हो रहा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात होती है, पहले एक जनपद एक माफिया की बात होती थी। माफिया बचे नहीं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, यहां उत्तर प्रदेश में जो निर्मित हैं जो प्रोडक्ट, हम उनको भेंट में वो देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की ताकत बनी है। तो ये बातें तो समझनी पड़ेंगी। और ये पीडीए, जिस पीडीए की बात हो रही है, देखिए वही उनके दिमाग में तो वही बात है कि 2024 में पीडीए चल गया, 27 में भी चल जाएगा। भाई विधानसभा के उपचुनाव में तो चला नहीं, और योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं नहीं चलने देंगे। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी कर ली। अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, अब देखिए पूजा पाल भी यहाँ पे एक और बड़ी बात कहती नजर आती है। राहुल जी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लिखती है कि और यदि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी को वोट देने के कारण पार्टी से निष्कासित किया, तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये समाजवादी पार्टी से उनका सवाल है कि हमारे निष्कासन के बाद अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली के चुनाव में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है, तो आप हमें इस बात की सजा कैसे दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल जो पूजा पाल समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं। देखिए वो सवाल तो पूछेंगी, और क्योंकि आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, वो इसीलिए उसके बाद में वो योगी आदित्यनाथ से मिली भी हैं, और उनके ट्विटर पर जाकर के आप देखिए वो दिन में कितने पोस्ट करती हैं। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि पूजा पाल ने जो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता है। मैं वही जो मैंने कहा, भाई हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। अगर उसके अनुसार आपकी पार्टी में काम नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई साहब ये जो कुछ भी कह रहे हैं, ये पीडीए तो कह तो रहे हैं, लेकिन ये केवल ढोंग कर रहे हैं उसके नाम पर, असलियत में ऐसा कुछ है नहीं। देखिए पहले से ही समाजवादी पार्टी जब बनी थी तो ये दो फैक्टर, मुस्लिम और यादव, MY समीकरण, उन्हीं को साधते हुए समाजवादी पार्टी आ रही है। लेकिन हालांकि ऐसा भी नहीं होता कि केवल यादव और मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। भाई पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका अपना समर्थन है, समर्थन तो लोग जुटा लेते हैं, और यही वो कारण है। भाई लोगों ने वोट दिया तो उनके सांसद बन गए, लोगों ने 2022 में वोट नहीं दिया
लोगों ने 2019 में वोट नहीं दिया, लोगों ने 2017 में वोट नहीं दिया, लोगों ने 2022 के जो उपचुनाव हुए, माफ कीजिएगा 2024 के जो उपचुनाव हुए, उनमें वोट नहीं दिया। तो ये तो बातें आपको समझनी होंगी कि क्या आपका मुद्दा जिसको लेकर के आप चल रहे हैं वो लोगों के बीच में कोई जगह बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। अगर नहीं बना पा रहा है तो फिर दिक्कत है। अब उनका सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, वो तो एक तो प्रधान बनाम मुख्य, मुख्य बनाम उप, उप बनाम उप, एक तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बीजेपी ही हरा सकती है। आप पूछे कैसे? उनके दिमाग में यही बात है आज भी कि 2024 में बीजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया। वो कह रहे हैं कि यही 27 में यही एक उपाय है चुनाव जीतने का, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। लेकिन ये बातें तो आपको समझनी पड़ेगी कि भाई साहब, आपके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, वो जनता के बीच में कितने लोकप्रिय हैं। आरक्षण, संविधान, पीडीए, खटाखट 2024 में चल चुके। सियासी जानकारी कहते हैं वो बाढ़ का पानी था, वो पानी अब सूख चुका। देखिए, यहाँ मंत्रिमंडल की विस्तार की बात कर रहे हैं राहुल जी, तो अब एक नाम और सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, वो है ब्रजभूषण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण। और आप देख सकते हैं लगातार ब्रजभूषण के परिवार से मुलाकातें हो रही है। ब्रजभूषण सिंह से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। हाँ, उसकी तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन ब्रजभूषण ने खुद उनसे मुलाकात की। करीब 51 मिनट तक ये मुलाकात चली करीब। और क्या कहते हैं, ब्रजभूषण ने उसके बाद इंटरव्यू भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके बाद अगले दिन ही केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात होती है प्रतीक भूषण से। फिर उसके बाद दोनों बेटों की, यानी प्रतीक भूषण और करण भूषण की मुलाकात होती है योगी आदित्यनाथ से। और फिर उसके बाद जब हम देखेंगे तो अभी हाल ही में मुलाकात हुई है पीएम मोदी की करण भूषण और उनके परिवार से। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ब्रजभूषण के बेटे को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है? देखिए, मिल सकती है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिलने वाली है, मिल जाएगी, मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है, ये समीकरणों का खेल है, आपको समीकरण साधने ही पड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जो क्षत्रिय समाज के वोटर थे वो नाराज थे। नाराज किस लिए थे? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की अनदेखी की गई। ऐसे सवाल लोग उठाते हैं। लेकिन आप एक बात देखिए, अगर उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा, हालांकि उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते भी, लेकिन बड़ी समस्या क्या थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उस समय उनका नाम जो जुड़ रहा था, वो जो पहलवान है, महिला पहलवान है भाई, उनके साथ में उनका नाम जुड़ रहा था। तो कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में पता चला वो महिला पहलवान कांग्रेस पार्टी में शामिल होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीत भी जाती हैं। उनके साथ में जो दूसरे पहलवान थे उनको एक पद दे दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में, उनको पदाधिकारी बना दिया जाता है। तो पता चल जाता है भाई क्या मामला था, क्या नहीं था। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पहले से अब की तुलना कर लेते हैं। पहले तो आप ये कहा करते थे, अब आप ये कहा करते थे। तो मतलब वो जो एजेंडा जो सेट करने की कोशिश की जा रही थी, ये एक पहलवान बनाम बीजेपी नेता और क्षत्रिय बनाम जाट, ये जो माहौल जो बनाना चाहा उन्होंने, बन नहीं सका। और अब क्योंकि देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह उनके प्रभाव में केवल उनकी लोकसभा ही नहीं है, आसपास की बताया जाता है कि 5-6 लोकसभा में उनका दबदबा है। और 5-6 लोकसभा यानी कि 25 से 30 विधानसभा, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 25 से 30 विधानसभा अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि जो पहले हुआ भाई, वो नाराजगी हो सकती है, वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जी, समय समय पर ये खबरें आती रही है कि ब्रजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद रहा है, दलखियां रही है। देखिए, पहले तो उन दोनों को बताया जाता था काफी करीबी हैं, काफी करीबी। ब्रजभूषण शरण सिंह, योगी आदित्यनाथ काफी करीबी हैं। दरअसल ये जो उनका जो तलखियों वाला मामला शुरू है वो 2022 में शुरू हुआ था, जब ब्रजभूषण के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों का। देखिए, ये होता ही है। अब वही मैं कह रहा हूँ कि पद तो देखिए किसी एक को ही मिलेगा, नेता तो बहुत हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार करना होता है। जो बड़ा नेता होगा भाई, जिसके चेहरे पर आप चुनाव जीत रहे हैं, आपको उनको तो आगे करना ही पड़ेगा, आपको उनकी पसंद पूछनी ही पड़ेगी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो, चाहे फिर वो अब आपने मंत्री बना दिया, उनके विचार योगी आदित्यनाथ से नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या होगा? जिस विभाग का मंत्री बनाया है भाई, उसका बंटाधार तो तय है। तो ये सभी वो चीजें होती हैं, और चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो,
नेता हैं, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, समाधान होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आपने किसी को पद दे दिया, किसी को मंत्री बना दिया, वो ऊपर वालों की बात सुन नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा? दिक्कतें होंगी, पार्टी को भी होगी और जो उस क्षेत्र की जनता है उसको भी होगी। तो ये दिक्कतें ना हो, इसलिए ये मुलाकातों का दौर है और ये तय है कि योगी आदित्यनाथ उनकी पसंद का ही प्रदेश अध्यक्ष होगा और उनकी सहमति होगी जो भी कोई मंत्री बनेगा, और वो पार्टी आलाकमान की भी सहमति होगी। देखिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये मायने नहीं रखता। मेरा ऐसा मानना है, बीजेपी के लिए वो कोई भी जाति क्यों ना हो, अगर नेता सक्रिय है तो उसको उसके अनुसार पद मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलती है और कौन से वो योद्धा होंगे जो 2027 की जंग के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयार किए जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।